हेलो स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था। उसमें आप देखें जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। आप देख सकते हैं, अगर आपको याद होगा कि इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और उसमें मैंने आपको बताया था रिडक्टिव प्रोसेस। याद हो तो हम यही बात करते आ रहे थे कि CO2 की रिडक्शन करनी है, CO2 की रिडक्शन करनी है। और अब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि वहाँ एनाबॉलिक था, ये कैटाबॉलिक है। वहाँ एंडोथर्मिक था, ये एक्सोथर्मिक है। वहाँ रिडक्टिव था, ये ऑक्सीडेटिव है। बात करते हैं इन तीनों टर्म्स की। तो सबसे पहले कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स को जब आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को आप कैटाबॉलिक कहते हैं। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक, यानी कि जब वह मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस था। उसके अंदर हमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स की देनी पड़ रही थी। आपको याद हो, हमने फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन के अंदर आप वो एनर्जी मॉलिक्यूल या रिड्यूसिंग पावर जनरेट करते हैं जो आगे जाके रिडक्शन में या एनर्जी गिविंग में हेल्प करेगी। तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था, उसके लिए आपको एनर्जी देनी थी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज करता है जब मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, यहाँ पर आपको ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर आप CO2 की रिडक्शन कर रहे थे, यहाँ हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आई होप ये तीनों टर्म आपको समझ आ गए हों। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुत टाइम से। एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब आपका कंप्लीट CO2 ब्रेक डाउन कर जाए इन फॉर्म ऑफ CO2। जब आपका ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाए CO2 की फॉर्म में, और इसके बीच में कोई ऑर्गेनिक एसिड, कोई अल्कोहल की फॉर्मेशन ना हो, तो आप उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो आपको उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन देना पड़ेगा। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सफिशिएंट होती है तभी आपके एरोबिक प्रोसेस हो पाएगा। उसके बाद एनाएरोबिक प्रोसेस की बात करें तो एनाएरोबिक प्रोसेस के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, इसका मतलब आपको कंप्लीट CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके बीच में आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, आपको कंप्लीट CO2 नहीं मिलेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं था टू डू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कई बार जब हमें इंस्टेंट एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे टाइम पीरियड कम है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तब भी उस कंडीशन के अंदर भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन
सिर्फ तभी होगा जब आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में ना हो। इट इज़ वन ऑफ द कंडीशन, ये एक कंडीशन है फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट अगर कम होगी तो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। पर कुछ ऑर्गेनिज्म बाय चॉइस अपनी मर्जी से एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और कई बार कुछ सेल्स जानबूझ के एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं टू फुलफिल द इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए उसके लिए भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का सहारा लेते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मेन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमेशा कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। दूसरा, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो एवरी सेल इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, और आपको पता है एनर्जी करेंसी फॉर सेल इज एटीपी। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से ही मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए सिग्निफिकेंस आता है रेस्पिरेशन का। दूसरा सिग्निफिकेंस आता है फॉर मेनी सब्सटेंसेस इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन में जब ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है ग्लूकोज का तो बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो रेस्पिरेशन एक्ट एज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, दोबारा सुने, जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है जो हमें हेल्प कर सकते हैं टू सिंथेसाइज अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब इसके इंटरमीडिएट्स अदर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं उस टाइम पे रेस्पिरेशन एक्ट एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर? अगर अब हम बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से पूरा ब्रेकडाउन होता है। आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6 + 6 O2 मॉलिक्यूल्स + 6 वाटर। ठीक है, इट ब्रेक डाउन इनटू 6 CO2 मॉलिक्यूल्स 12 H2O plus energy is released in form of ATP. This reaction occurs with the help of different enzymes and mainly the cell organelle involved is mitochondria. Clear? अब देखो, कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। तो ऐसे सेल्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है उनके अंदर भी एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी के लिए वो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथ को फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं दिस इज कम्प्लीटली द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपको फोटोसिंथेसिस में मैंने रिएक्शन लिखवाई थी उसकी कंप्लीट रिवर्स रिएक्शन है ये। तो रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं इज रिवर्सल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम जनरल आइडिया या बेसिक आइडिया की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और याद करो जब मैं आपको C4 साइकिल पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें जो आपका प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसके बारे में आपको बताया था कि आपके रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा। तो उसी का डेरिवेटिव होता है पायरुविक एसिड। इसका मतलब इसके अंदर कार्बन 3। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ब्रेकडाउन होगा 3 कार्बन कंपाउंड में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑक्सीजन की। इस प्रोसेस के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये पायरुविक एसिड बनने का प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, क्योंकि यहाँ आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म में ही होगा। क्लियर? यानी पायरुविक एसिड तक का बनना यानी 3 कार्बन कंपाउंड तक का बनना तो कॉमन है, सबके अंदर होगी। दिस इज द कॉमन पाथवे। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा।
पर इससे आगे का जो प्रोसेस है दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो इस पायरुवेट एसिड को आप कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए अंडरगोज द क्रैब साइकिल और फिर बना लेता है CO2। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है देन यू अंडरगो द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और फिर आपको मिलता है अल्कोहल, CO2 प्लस एनर्जी। तो ये आपका एनारोबिक पाथवे हो जाएगा और ये आपका एरोबिक पाथवे हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे ग्लाइकोलिसिस हमें डिस्कस करना है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। Please read it from NCERT and notes given by me. Thank you.